हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू जूलॉजी क्रॉनिकल्स। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। तो अब तक के जो लेक्चर्स है उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया था। अब उसके फंक्शन वाला एस्पेक्ट हम देख रहे थे कि सेलुलर रेस्पिरेशन में कैसे कैसे उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो कैसे कैसे वर्क करते हैं अलग अलग एक्टिविटी के लिए। तो उसी के फेज में अब आता है हमारी क्रैब साइकिल। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की थी टू साइकिल्स, कौन कौन सी, ग्लाइकोलिसिस और लिंक रिएक्शंस। लिंक रिएक्शन किसको लिंक करती है? ग्लाइकोलिसिस की साइकिल से क्रैब साइकिल को। तो ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। जिन्होंने ये पढ़ा नहीं है वो प्रीवियस वीडियो जाके देखें सबसे पहले, देन उसके बाद हम आगे मूव करते हैं क्रैब साइकिल। Krebs cycle is also called as TCA या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, अब ये क्यों बोलते हैं ये आगे हमें पता लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो क्रैब साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रैब। हैंस क्रैब ने इसको डिस्कवर किया था। इन्हीं के नेम से जो क्रैब साइकिल है उसका नाम क्रैब साइकिल पड़ा। ठीक है, ये कहाँ होती है? इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये हमने देखा था कि वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती हैं प्रोकैरियोट के केस में। यूकैरियोट के केस में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया जैसे। तो उसकी इनर में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। बट अगर हम देखें प्रोकैरियोट के केस में तो वो कहाँ होता है? वो होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब ये बात याद रख लेना जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर एक टर्न, अगर वन टर्न यहाँ पे होगा किसी भी क्रैब साइकिल का, तो यहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी? तो 4 बार हमें डीहाइड्रोक्सीजनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 बार हमें डी कार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगा और 1 बार एसएलपी। एसएलपी मींस पिछले लेक्चर में बताया था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। 2 टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन होते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? वो तो होता है ईटीएस के केस में, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? कि सबस्ट्रेट के लेवल पे होता है, यानी जहां रिएक्शन हो रही है वहीं पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ऑक्सीडेटिव में कोई और प्रोडक्ट बना, डिफरेंट प्रोडक्ट बना, और वो फर्दर क्या हो रहा है कि उसके एनर्जी बनाने के लिए वो फर्दर जाके आगे दूसरी साइकिल में या दूसरी रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो उसको हम ऑक्सीडेटिव क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। ठीक है, oxaloacetic acid या oxaloacetate is considered as the first member of TCA cycle। acetate तो आयन होता है ना। oxaloacetic acid is considered for the, यानी पहला मेंबर अगर हम काउंट करेंगे ना, जब पूरी इसको टीसीए साइकिल को, अब मैं टीसीए साइकिल भी बोल रहा हूँ, कभी कभी बीच में सीए साइकिल भी बोलूंगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। टीसीए साइकिल को जैसे ही काउंट करेंगे तब हम सबसे पहले देखेंगे कि वहाँ पे कौन आएगा? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड आएगा, जो कि सबसे पहला मेंबर होगा इसका। ओके, ऑल एंजाइम्स आर लोकेटेड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सारे एंजाइम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, सारे एंजाइम्स मोस्टली कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के इनर इनसाइड में, है अंदर की तरफ। एक्सेप्ट दी सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जिसको हम मार्कर एंजाइम बोलते हैं, वो कहाँ लोकेटेड होता है? वो होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है कि मैट्रिक्स जो होती है, मेम्ब्रेन जो होती है ना, उस पर क्या होता है, ये इस तरीके से लटका हुआ एंजाइम है। इसको लटका हुआ एंजाइम भी बोलते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है ना, इसको मार्कर एंजाइम बोलते हैं। लटका हुआ एंजाइम तो याद करने के लिए। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर लटका हुआ है ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो फर्दर रिएक्शंस कैरिड आउट करेगा आगे। हम जब टीसी जो अभी साइकिल देखते हैं सबसे पहले, ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो कि क्या है क्या नहीं है इस पूरा एस्पेक्ट। तो सबसे अब हम स्टार्ट करते हैं क्रैब साइकिल। ठीक है, क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल की शुरुआत तब से हुई जब से हमने लिंक रिएक्शन को डिस्कवर किया। तो लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या था? लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट था एसिटाइल कोएंजाइम ए। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं लिंक रिएक्शन में हुआ क्या था, ताकि थोड़ा कनेक्टिविटी मिले। ग्लाइकोलाइसिस से आया था पायरुविक एसिड, आया था ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, किस टाइप से पूरी साइकिल चली थी, और देन यहाँ पे आया था
पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड कितने कार्बन वाला ग्रुप है, कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला। फिर उसका क्या हुआ, अब देखो 3 से 2 होगा कार्बन, यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी क्योंकि एक कार्बन के रूप में, ठीक है। इसके साथ एसोसिएट कौन हुआ, कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए एसोसिएट होगा जब तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, ठीक है। और इस दौरान क्या हुआ, NaDH2 का फॉर्मेशन हुआ था, याद आया होगा। और क्या, किसकी प्रेजेंस में, TPP Mg+2 और La। अब यार TPP क्या है, वो है थियामाइन पायरोफॉस्फेट, है ना। ये एक टाइप का मीडिएटर है। तो थियामाइन पायरोफॉस्फेट की प्रेजेंस में Mg+ की और लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या हुआ था, ये NaDH2 के अंदर कन्वर्ट हुआ था। अब एक चीज और, इस जो पाथवे होता है ना, ये जो रेस्पिरेटरी पाथवे, उसको हम एम्फीबॉलिक बोलते हैं। एम्फीबॉलिक क्यों बोलते हैं आगे हम थोड़ा सा अब देख लेंगे, पर अभी के लिए थोड़ा अभी पढ़ लेते हैं इस चीज को कि फैटी एसिड है तो फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम में बना। सिमिलर वे में ग्लाइकोलिसिस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट से भी क्या बना, पायरुविक एसिड बना। और लास्ट में जाके कहाँ आ रहा है, क्रेब्स साइकिल में आ रहा है। और अभी आगे देखेंगे कि प्रोटीन से भी यही क्रेब्स साइकिल फॉलो होगी, यानी एंड प्रोडक्ट किस में आएगा, क्रेब्स साइकिल में ही आएगा। तो यानी सारा की सारा जो पाथ है वो एक तरीके से जुड़ा हुआ है। चाहे किसी भी चीज का लाइसिस कर लो, चाहे आप लिपिड का कर लो, कार्बोहाइड्रेट का कर लो, या फिर किसका कर लो, प्रोटीन का कर लो, तो यहाँ पे सारे के सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था, ऑक्जेलो एसीटेट। तो पहली रिएक्शन यहाँ पर होगी कि ऑक्जेलो एसीटेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए, यहाँ देखो 4 कार्बन वाला ग्रुप है ऑक्जेलिक एसीटेट, है ना, वो किसके साथ फ्यूज कर रहा है, वो कर रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी 2 कार्बन वाला, किसकी प्रेजेंस में, कंडेंसिंग एंजाइम। कंडेंस मींस श्रिंक होना, तो कंडेंस फ्यूज होना, यानी तो यानी एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सिलो एसीटेट की प्रेजेंस में, या इसको एंजाइम को क्या बोलते हैं, सिट्रोजिनेज। सिट्रोजिनेज बोलते हैं। और यहाँ से कोएंजाइम में रिमूव हो जाएगा, रिमूव आउट हो गया, और क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन हुआ, यानी यहाँ पे H2O आके फ्यूज होगा, H2O की रिक्वायरमेंट होगी। तो यार सिट्रेट सिंथेज बोल दो। क्यों, आगे सिंथेसिस किसका होगा, सिट्रेट का, इसलिए हम इसको TCA साइकिल बोलते हैं, इसीलिए हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, इसीलिए हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप बन रहा है कौन सा, सिट्रेट, ठीक है। 4 कार्बन से 6 कार्बन, 2 कार्बन कहाँ से आए, एसिटाइल कोएंजाइम ए से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये रिएक्शन कौन सी हो गई, ये रिएक्शन हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी हो गई, सिट्रेट सिंथेस की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसीटेट सिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, किसके साथ में, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में। अब क्या हो रहा है, सेकंड जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या हो रहा है, वो हो रहा है कि सिट्रेट जो TCA है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, सिस एकोनिटेट के अंदर, किसके अंदर, 6 एकोनिटेट के अंदर। एंजाइम कौन सा होगा, एकोनिटेज, बड़ा ही इजी याद करने के लिए। उसमें कौन सा था, सिट्रोजिनेज, इसमें क्या है, एकोटिनेज, ठीक है। और इसमें जो H2O था, अभी देखो H2O आया, H2O रिलीज आउट हो गया, ठीक है। तो H2O रिलीज हो, और किसकी प्रेजेंस में होता है, Fe+2। अब Fe+2 है क्या, Fe+2 है यहाँ पर एक तरीके से कैटलिस्ट। कभी भी हम मेटल की बात कर लेते हैं, वो बीच में क्या बनता है, कैटलिस्ट बनता है, रिएक्शन को जल्दी कराने की वजह से। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड रिएक्शन क्या हो रही है, सिस एकोनिटेट जो है वो एकोनिटेज, अगेन वही एंजाइम है, दोबारा से वही एंजाइम है, यानी अब क्या हो रहा है, ये आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अभी यहां तक क्या हुआ था, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना, यानी जस्ट जनरली क्या हुई है, एक तरीके से रीअरेंजमेंट हुआ है, यानी वही प्रोडक्ट बन रहा है बट उसका क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। तो इस तरीके से ये अगेन वही एंजाइम है, कौन सा, एकोटिनेटेज, और ये Fe+2 की प्रेजेंस में ही अगेन वर्क कर रहा है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, बहुत इजी था। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा क्या होगा कि अब जो हमारा फर्स्ट जो हमने क्या बोला कि कितनी बार डी यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन होगा, तो डीहाइड्रोजिनेशन कितनी बार बोला था हमने, 4 टाइम्स, तो गिन लेंगे हम 4 टाइम्स कितनी बार होगा। डीकार्बोक्सिलेशन कितनी बार बोला था, 2 टाइम्स बोला था। ठीक है, एक बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। अब देख लो डिहाइड्रोजिनेज, ये देखो अभी क्या कहाँ हो रही है, पूरी साइकिल हो रही है, क्रैब साइकिल कहाँ हो रही है, मैट्रिक्स में हो रही है, इसको याद रखना, रिमेंबर, है ना। आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलोसक्सिनेट बनेगा, ये भी 6 कार्बन वाला ग्रुप है, ये भी 6 कार्बन वाला ग्रुप है। ठीक है, आइसोसिट्रेट की जो आइसोसिट्रेट है वो किसकी प्रेजेंस में बनेगा, वो बनेगा डिहाइड्रोजिनेज या आइसोसिट्रेटेज की प्रेजेंस में ये जो है ऑक्जेलोसक्सिनेट बनेगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही डिहाइड्रोजिनेशन होगा, डिहाइड्रोजिनेशन का मींस हाइड्रोजन यहाँ पे आके देखो कैसे कैसे जुड़ता है NAD में। अब इधर का हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, एंड प्रोडक्ट H2 अभी अभी जुड़ा है थोड़ी देर पहले, या फिर ऑक्जेलोसक्सिनेट है तो उसमें कोई रिएक्शन हो गई, यहाँ से H2 रिलीज हो गया, अब वो कहाँ NAD किस में कन्वर्ट हो गया, NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो दोबारा से प्रोटॉन यहाँ पे जुड़ गया, प्रोटॉन आ गया, H+ आ गया, यहाँ पे जुड़ गया NADH2 के अंदर, तो इसको बोलेंगे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन यहाँ पे, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए तो डिहाइड्रोजनेशन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजनेशन हो गया इसका तो। ठीक है, अब क्या है कि जो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है, अब उसको फर्दर, अब कौन सी रिएक्शन पहुंच गए हम, 4th रिएक्शन तक पहुंच गए। ठीक है, गिन लेना कितनी रिएक्शन है, टोटल 10 रिएक्शन निकलेंगी है। 4 के बाद 5th रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, ऑक्जेलोसक्सिनेट। अब ऑक्जेलोसक्सिनेट जो है वो क्या है, थोड़ा सा बैलेंस्ड नहीं है सही से, तो अब क्या होगा उसमें से उसका डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम डीकार्बोक्सिलेशन आ रहा है यहाँ पे, यानी डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 रिलीज आउट हो गई। अब CO2 जैसे ही रिलीज आउट हो गई यहाँ से, फिर क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट का फॉर्मेशन होगा। अब अगेन CO2 रिलीज आउट हुई है यहाँ से, CO2 का मीन्स 6 कार्बन जो है अब 5 कार्बन के अंदर कन्वर्ट होगा, तो देख लो यहाँ पे 5 कार्बन हो गए। ठीक है, 5 कार्बन के अंदर। अब एक चीज और नोटिस करोगे आप, प्रोटीन, प्रोटीन भी अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनाता है। यस, यहाँ पे ये जो क्या प्रूफ करता है, ये प्रूफ करता है कि ये एम्फीबॉलिक है। इसके जो अमीनो एसिड हैं प्रोटीन्स के अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट मूव करें। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो है वो कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में, अगेन डिहाइड्रोजिनेशन। अब यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर लेना कि इससे पहले बार 6 रिएक्शन है, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेश जो है उसकी प्रेजेंस में, साथ ही साथ में यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक है, कितनी बार डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, यहाँ पे 2 टाइम्स डी कार्बोक्सिलेशन हो गया। अब नहीं होगा आगे कहीं भी, डिहाइड्रोजनेशन कितनी बार हो गया, अभी 2 बार हुआ, अब कितनी बार और होगा, 2 बार और होगा। देखते हैं वो कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो अब क्या बन गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्या क्या हो गया, यहाँ पे अगेन NADH2 का फॉर्मेशन हो गया। तो 2 फैक्टर के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन, नंबर 4 और नंबर 6, उसके अंदर क्या बन गए, NADH2 बन गए। अभी एक बार और आएगा NaCH2, याद रखना। ठीक है, अब सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन वाला ग्रुप है, डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन से बना, यहाँ पर वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्टेड टू सक्सीनेट, किसके अंदर, सक्सीनेट। अब कोएंजाइम में है, पहले कोएंजाइम में आके अंदर घुस गया था, अब ये बाहर निकलेगा तो कोएंजाइम में बाहर निकल गया। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, थायोकाइनेज की प्रेजेंस में। अगेन एक चीज आती है कि काइनेज की जब भी एक्टिविटी आएगी तो रिएक्शन कैसी होगी, वेरी फास्ट रिएक्शन होगी। जैसे ही काइनेज की एक्टिविटी आती है वहां पर क्या होगा, वहां पर ATP या GTP की रिक्वायरमेंट होगी, ये प्रूव हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे GTP की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे या तो ATP लिख लो या GTP लिख लो, डजंट मैटर। ओके, वैसे GTP बोलते हैं, फिर भी रिमेंबर करने के लिए हम ATP लिख लेते हैं।
तो जीटीपी, एटीपी और जीटीपी में क्या होगा कि यहाँ पे या तो रिलीज आउट या तो जरूरत होगी या फिर बनेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक एटीपी बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, काइनेज की प्रेजेंस में एक एटीपी या जीटीपी। तो मैंने बोला कि या तो एटीपी होगा या एडीपी होगा, किसके अंदर, काइनेज एक्टिविटी के अंदर। तो अगेन हम रिमेंबर कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो काइनेज जहां पे आ गया, कहां पे आता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनेट। कौन सी नंबर की रिएक्शन, 7 नंबर की रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद अब सक्सीनेट कितने कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला है। क्या कोई डिकार्बोक्सिलेशन आगे होगा, नहीं, हमने पहले मना कर दिया है, कोई भी डिकार्बोक्सिलेशन आगे नहीं होगा। अब 8th रिएक्शन क्या आती है कि सक्सीनेट के अंदर कन्वर्ट किसके अंदर होगा, फ्यूमरेट के अंदर। अब यहां से फिर से देख लो, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज तीसरी टाइम आ रहा है। कौन कौन से के अंदर आया, 4th के अंदर, 6th के अंदर और 8th के अंदर। क्या हो गया, डिहाइड्रोजिनेशन। और सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस कहां प्रेजेंट था, ये था इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर स्टक। मैंने बोला था ना लटका हुआ एंजाइम है, ये वही लटका हुआ एंजाइम है। यानी ये रिएक्शन कहां पे प्लेस्ड हो रही है, ये मेम्ब्रेन के बिल्कुल क्लोज हो रही है। ये जो मेम्ब्रेन है इसके बिल्कुल क्लोज हो रही है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के, मेम्ब्रेन के। ठीक है, फ्यूमरेट हो गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे जो FAD है वो FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। यानी अगेन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन हो गया। ठीक है, और एक चीज और कि यहाँ पे जो FADH2 है वो भी आगे जाके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। आगे ETS साइकिल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या होता है कि जितना भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होना होता है ना उसके अंदर होता है। यानी FADH2, चाहे हम NAD की बात कर लो, तो वो सारी की सारी अभी कहाँ प्रेजेंट है, वो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैट्रिक्स से वो चीजें मूव आउट करेंगी, उनसे क्या होगा, उनसे होगा प्रोडक्शन ऑफ ATP। मैंने एंड प्रोडक्ट क्या बोला कि ATP बनेगा, एनर्जी बनानी है हमें। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, यानी उसको अल्टीमेटली क्या बनानी है, ATP बनानी है। ठीक है, अब आगे बढ़े। फ्यूमेरेट से मैलेट बन रहा है। फ्यूमेरेट से मैलेट बनने की जो कंडीशन है उसके अंदर क्या हो रहा है कि H2O आ रहा है। दोबारा से देखो फिर से क्या हो रहा है, H2O अंदर आया है ना, फिर से H2O अंदर आ रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही H2 अंदर आता है नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, तुरंत से किसी ना किसी जो है कोएंजाइम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगेन अगले रिएक्शन में कौन बन रहा है, NADH2। दोबारा और देख लो कि अग यहाँ पे H2O अंदर आ गया। एक बार के लिए इसको याद करने का स्टेप बना लो, है ना, स्टार्टिंग वाली को छोड़कर बाकी के अंदर क्या होता है, जैसे H2O अंदर आता है ना उसके नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, अचानक से NADH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। एक तरीके से बना लो, कुछ स्टेप में ये मतलब मुझे पता है कि ये वर्क नहीं करेगा, फिर भी इसको याद करने का एक फीचर बना सकते हैं अपन। तो देखो 8th के बाद 9 हो गया, फ्यूमरेज की प्रेजेंस में फ्यूमरिक एसिड। अब देख अगेन ये 4 कार्बन वाला है, मैलेट भी क्या है, 4 कार्बन वाला है। तो ये 4 कार्बन प्लस ये भी 4 कार्बन। अब ये देखो फ्यूमरेज की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में मैलेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगला स्टेप H2O के बाद वाला कौन सा हो गया, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आप H2O के बाद वाला जो 9th स्टेप के बाद जैसे H2 को जुड़ता है ना उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि NADH2 का फॉर्मेशन होता है। अब NADH2 का फॉर्मेशन के लिए फिर अगेन क्या हो गया, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस है। और एक बार क्या होती है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक, सक्सिनेट कहाँ होता है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनने में, कौन सी, 8th नंबर वाली रिएक्शन। अब इसको हम कंसाइज करते हैं एक बार रिएक्शन को, तो 4th, 6th और 8th जो स्टेप है, 4th, 6th और जो 8th स्टेप है, 8th स्टेप कौन सा, हाँ ये 8th स्टेप है। और कौन सा 10th स्टेप है, इसके अंदर क्या हो रहा है, किसी ना किसी को एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, NADH2 या FADH2 बन रहा है। 8th के अंदर FADH2 बनता है। और एक बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जहाँ पे GTP बन रहा है या ATP बन रहा है। तो वो कौन सी है, वो 7th नंबर की
कौन सा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट। अब क्या है कि जब भी एग्जामिनर होता है ना, तो वो कहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि वो कोई भी रिएक्शन दे देगा, आपको बोलेगा सिट्रेट से सिस एकोनिटेज वाली जो रिएक्शन है सिट्रेट से, उसके अंदर कौन सा एंजाइम था, तो आपको याद होना चाहिए एकोनिटेज एंजाइम था। ठीक है, इजिली याद हो जाएगा एकोनिटेज तो। और सिस एकोनिटेज से आइसोसिट्रेट में भी कौन सा एंजाइम था, एकोनिटेज एंजाइम था। वहीं आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलो सक्सिनेट के अंदर क्या क्या होता है, तो आप याद करेंगे कि वहां पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, वहां पर आइसोसिट्रेट्स की प्रेजेंस में हो रहा है, और ये सब क्या हो रहा है कि FeDH2 का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और एंड प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है, और फिर से ये रिसाइकिल क्या होगी, कंटिन्यू हो जाएगी एज कम्पेयर टू दोबारा से क्या होगा, पायरुविक एसिड। अब मेरा एक सवाल है, क्वेश्चन क्या है कि पायरुविक एसिड, क्योंकि हमारे यहाँ पर पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, तो ये साइकिल कितनी बार होगी, ये मेरा एक क्वेश्चन है। इसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी कर सकते हैं, है ना। और ये अभी आगे भी हम सॉल्व करेंगे, उसके अंदर भी इसका आंसर मिल ही जाएगा, बट फिर भी एक बार के लिए क्वेश्चन है ये। ठीक है, कितनी टाइम से साइकिल होगी, एक बार में एक ग्लूकोज से कितनी टाइम क्रैप साइकिल होती है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम, कि ये यहाँ पे क्रैप साइकिल है, बड़ी इजीली याद हो जाएगी आपको। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं ETS साइकिल पे। अब आपको कई देर से हम कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अब देख लेते हैं। वो ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, उसके अंदर कैसे वर्क करता है कि अब टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा ऑफ द NaDH2 और FeDH2, NaDH2 और FeDH2 का टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो NaDH2 है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा NAD के अंदर। या सुनो, NAD के अंदर कन्वर्ट, FeDH2 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, FeD के अंदर। तो इस टाइप से ये रिएक्शन देखने को मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन आर पास टू O2 टू फॉर्म H2O, यानी अब देखो, इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली, जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो अल्टीमेटली ऑक्सीजन के पास आएंगे, है ना, ताकि वो क्या बना ले, H2O बना ले। ये याद रखना, ये अभी आपको अगला समझ में आएगा कैसे एंड में जाके ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं कि अब जैसे ही प्रोटॉन रिलीज आउट होगा तो इलेक्ट्रॉन भी बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रिलीज आउट होगा, जैसे वो आगे जाके कहाँ पे जुड़ेगा, वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा, और ऑक्सीजन के साथ में जुड़ने पर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन होने से H2O का फॉर्मेशन होगा। H2O के अंदर कितने H हैं, 2H हैं। कितने हैं, 2H हैं। तो कितनी बार जो है वो H जो है वो कितनी बार जुड़ेगा, 2 टाइम्स जुड़ेगा। तो एक ATP के फॉर्मेशन के लिए 2H प्लस की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी याद रख लेना। अब स्टार्ट कर देते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इन यूकैरियोट्स के केस में कहाँ होता है ये ETS, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, मेम्ब्रेन में होता है ये, बिल्कुल आपको बताएंगे किस तरीके से ये आगे मेम्ब्रेन के अंदर होता है ये। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहाँ होता है, यूकैरियोट्स के केस में होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट थिंग अगला देखो, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ ETS, यानी इलेक्ट्रॉन कैरी कौन करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे H माइनस जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कैरी आउट कौन करेगा, वो करेगा फ्लेविन्स। एक इलेक्ट्रॉन कैरियर FMN हो गया, फ्लेविन्स हो गया, फ्लेविन्स के बाद FES हो गया, एक होता है यूबिक्विनोन, एक होता है क्यूनॉन। क्यूनॉन जो है वो छोटा भाई है, यूबिक्विनोन सॉरी क्यूनॉन जो है वो बड़ा भाई है, यूबिक्विनोन छोटा भाई है। ओके, और कोक्यू, कोक्यू भी बोलते हैं इसको प्यार से, यूबिक्विनोन को, ठीक है, वो याद रखना है। तो ये क्या है, और साइटोक्रोम, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन कैरिड आउट करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर वर्क करेंगे। अब देखेंगे कैसे करेंगे वो आगे। ठीक है, कैसे होगा कि साइटोक्रोम के साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होते हैं कई सारे, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 में जाता है, साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C में जाता है, साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A में आता है, A से A3 पे जाता है। ये हमें याद हो जाएगा इजीली, हम जब ETS पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ETS। उससे पहले कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, उनके नेम आपको जरूर से जरूर याद करने हैं, वो देखते हैं। देखो, ETS consists of 4 complexes and fifth complex is ATP synthase, यानी ATP synthase लास्ट कॉम्प्लेक्स है ना।
तो यामी अब हमें एक चीज़ पढ़ी थी पहले, जो एटीपी पंप है, ये हमने देखा था जब हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, तब उसके अंदर हमने एटीपी पंप देखा था। तो अब ये आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अब इस सवाल पूछा जा सकता है एटीपी पंप के अंदर क्या होता है, एटीपीज होता है, कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, F0 F1 पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, FMN NAD डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। नेम से पता लग रहा है NAD का डिहाइड्रोजिनेशन होगा। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब NAD के अंदर NADH किसके अंदर कन्वर्ट होगा, NAD के अंदर कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन किसका हो रहा है, रिएक्शन का नहीं हो रहा है, यहाँ पे NAD का हो रहा है, NADH का हो रहा है, ठीक है। इसके कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जिसको बोलते हैं रोटेनॉन और एमिटाइल। एमिटाइल और रोटेनॉन इसके जो है इनहिबिटर हैं, ये भी याद करने हैं आपको। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड होगा जो होगा FeDH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इसको भी याद रखना है कि अब यहाँ पे किसका डिहाइड्रोजिनेशन होगा, वो होगा FeDH2। और इसको एक और नाम भी देते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये कहाँ किसके पास होना चाहिए, उसी के पास होना चाहिए जहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज मिलता है, एंजाइम, है ना। नेक्स्ट, इसका कोई इनहिबिटर नहीं है जो याद करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड कौन सा है, वो है साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ बताई थी कि साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 पे आएगा, वो सारी चीज़ें हमें अब पढ़नी भी है आगे, तो वो हम ये रिमेंबर करेंगे। इसका कौन सा है, एंटीमाइसिन ए, ये इसका इनहिबिटर है। इनहिबिटर का मीन काम क्या होता है, इस जो पूरी रिएक्शन इसको रोक दे एक जगह पे, किसी कारण से इसको रोका जा सकता है, और अगर ये प्रेजेंट है, ये पर्टिकुलरली जो इनहिबिटर्स हैं, तब ये रिएक्शन रुक जाती है, यानी फर्दर ETS बंद हो जाएगा, इंटरप्शन हो जाएगा ETS का। और जैसे ही होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया शायद पावर हाउस जैसा वर्क नहीं करेगा, यानी एटीपी जनरेशन बंद कर देगा। कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आप देख रहे हैं अपन फोर्थ, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 साइटोक्रोम A और A3 से मिलकर बना हुआ होता है। साथ ही 2 इसके अंदर कॉपर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं ना, 2 कॉपर के सेंटर प्रेजेंट होते हैं। अगर ये देखो, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड CO की प्रेजेंस में ये क्या होता है, रुक जाता है ये कॉम्प्लेक्स। अब क्या है कि जो ये साइनाइड और जो बताया गया है कि साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो इनिबिट करता है ऑल मेटलोप्रोटीन्स को, है ना। बट प्लांट्स के केस में क्या होता है कि जो साइनाइड है ना, वो वर्क नहीं करता है, वहाँ अल्टरनेटिव पाथवे आ जाता है एक अलग से। इसमें FeDH2 जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर देता है डायरेक्टली, और वो किसको चला जाता है, O2 को। जो अल्टरनेट पाथवे आता है, इसको हम पॉइजनिंग बोलते हैं, पर पॉइजनिंग यहाँ पे वर्क नहीं करती है ना, अल्टरनेट ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, किसका, प्लांट में कौन सी, स्पेनिच की केस में, पोटैटो के केस में और पी के केस में, ये आप याद कर सकते हैं। स्पेनिच, पोटैटो और पी के केस में यहाँ पे अल्टरनेट पाथवे होता है जो कि इसको क्या करता है, जो इंटरप्शन है उसको रोकने का काम करता है अगर कोई साइनाइड प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, 4 कॉम्प्लेक्सेस तो किसके हो गए, ये चेन के हो गए कंप्लीटली। अब क्या है कि एक लास्ट कॉम्प्लेक्स होता है, वैसे तो ये सारे कपल्ड कॉम्प्लेक्स हैं और फिफ्थ के साथ में कपल्ड रहते हैं ना। तो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स इज एटीपेज सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स, एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स जो है वो ओलिगोमाइसिन इनहिबिटर है इसका, और यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस अल्टीमेटली होता है। यहीं पे क्या कन्वर्ट यहाँ पे होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस। अब हम देख लेते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की एक्चुअल प्रोसेस होती कैसे। तो देखिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कुछ इस टाइप से होती है कि सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, 4 पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 2 एंड 4 इज अ पंप हाइड्रोजन आयन टू इन द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, जो मेम्ब्रेन जो सेगमेंट है उसके अंदर, ये स्पेस के अंदर क्या करता है, पंप करने का काम करता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आगे देखेंगे हम कैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पंप करता है, वो हम आगे देख लेंगे। फिर उसके बाद FMN और CoQ और UQ जिसको बोला जाए, और FAD जो है वो क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कैरियर भी इसको बोलते हैं, जो कि क्या क्या करते हैं, इनको कैरिड आउट करते हैं फर्दर, ठीक है। उसके बाद CoQ और UQ जो हैं वो क्या है, नॉन प्रोटीन है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जबकि साइटोक्रोम C जो है वो स्मॉल प्रोटीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा, इसलिए स्टार मार्क कर रखा है ना,
क्योंकि कोक्यू और यूकी तो नॉन प्रोटीन कैरियर हैं, जबकि साइटोक्रोम सी क्या है, वो स्मॉल प्रोटीन कैरियर है। अब क्या होता है, ये क्या होता है कि आउटर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम सी। ओके, यानी आउटसाइड की तरफ प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस तो आपको डायग्राम से भी पता लग जाएगी। यहाँ पे देखते हैं अपन, अब स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ETS है उसका डायग्राम, बहुत ही सिंपलेस्ट डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है ना। ये क्या है, बीच की स्पेस है, यानी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ना। और इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, पेरी मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यहाँ से यहाँ तक पूरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये क्या स्पेस है, और ये बीच में आउटर मेम्ब्रेन है। अब ये बाइलिपिड की बाइलेयर बना रखी है मैंने ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे इस तरीके से लिपिड बना रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स, सबसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर हमारा FMN और FAMNH2 कॉम्प्लेक्स। जो FMN वाला कॉम्प्लेक्स था वो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है। अब FMN NADH कॉम्प्लेक्स जो है, वो डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स जो है, उसके अंदर जैसा कि हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में क्या होगा कि जैसे NADH है, तो NADH कहाँ प्रेजेंट है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारा मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। ये क्या है, मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स से NADH के अंदर कन्वर्ट होगा, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो 4H प्लस हैं वो पंप्ड आउट करेगा। ये किसके अंदर कैसे पंप्ड आउट करेगा, तो देखो ये पंप करने के लिए आपका जैसे 4H प्लस है, और यहाँ से प्रोटॉन पंप से क्या हो जाएगा, 4H प्लस पंप्ड आउट हो गया किसमें, स्पेस के अंदर। जो स्पेस है जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है उसके अंदर पंप्ड आउट हो गए 4 हाइड्रोजन। ठीक है, FMNH2 इसने गेन किया क्या, इलेक्ट्रॉन गेन किया। जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसपोर्ट होगा एंड टू एंड, यानी या प्रोटॉन तो अपर साइड पंप हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। तो FMN किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, FMNH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसको कैरीड आउट करेगा सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो कि है FES। FES बेसिकली इसके साथ में एसोसिएट भी होता है। ये क्या करेगा, FES ज़्यादा वर्क नहीं करता है, गाड़ी लेके क्या करता है, अपने जो बीच में से एक तरीके से जॉइंट आउट होता है। फिर इसका जो मूवेबल है, जो मोबाइल है एक्चुअल में, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, वो कौन सा है, यूबीक्विनोन। यूबीक्विनोन क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। यस, तो यहाँ पे ये मूव करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर मूव आउट कर रहा है। कहाँ पर ये जा रहा है, अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा, साइटोक्रोम B के पास। उससे पहले क्या हो रहा है कि साइटोक्रोम B से पहले जो FAD का मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे, हमने जो सेकंड कॉम्प्लेक्स का नाम बताया था, यहाँ पे सेकंड कॉम्प्लेक्स का नाम क्या था, FADH2 डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल देख लो कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑब्वियसली यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पे लटका हुआ होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, तो यहीं पे प्रेजेंट है। यहाँ से भी क्या होगा, सिमिलर वे में सेम टू सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरिड आउट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाएंगे, वो जाएंगे हमारे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे अल्टीमेटली साइटोक्रोम B के पास। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे साइटोक्रोम B के पास जा रहे हैं। अब अल्टीमेटली ये जाने चाहिए कहाँ पे, ऑक्सीजन के पास। वो भी हम देखते हैं कि कैसे कैसे ऑक्सीजन के पास ये पहुँचते हैं। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्या होगा कि यहाँ पे नेक्स्ट जो मूव है उसके अंदर क्या हो रहा है कि ये साइटोक्रोम B के पास अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे पहुँच गए हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स है साइटोक्रोम B से, वो बीच में घुसा हुआ है यहाँ पे FES कॉम्प्लेक्स नॉन मोबाइल कॉम्प्लेक्स है, मोबाइल नहीं है। तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ पे, साइटोक्रोम C1 पर। तो B से C1 पे जा रहे हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 कौन सा था, साइटोक्रोम B साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका इनिबिटर कौन था, एंटीमाइसिन A। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे गया, वो गया साइटोक्रोम C। अब साइटोक्रोम C क्या है, अगेन स्मॉल प्रोटीन बट मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये साइटोक्रोम C जो है। अब B से C1 और C1 से C, हमने पहले पढ़ा कि किस तरीके से B से C1 और C1 से C जाता है। तो C1 C तक पहुंच गया ये इलेक्ट्रॉन। अब ये C जो है, इसके बीच में एक चीज और, एक रिएक्शन हो रही है कि यहाँ पे पंपिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की।
सॉरी जो हाइड्रोजन है उनकी पंपिंग कहाँ पे हुई कि हमारे जो हाइड्रोजन है वो 2H प्लस कहाँ पंप हो गए, सॉरी 4H प्लस कहाँ पंप हो गए, वो दोबारा से स्पेस के अंदर पंप हो गए, ठीक है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। फिर इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे टोटल देख लो अभी तो कितने हुए, 8 पंप आउट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि साइटोक्रोम सी जो है, उसके बाद साइटोक्रोम सी से ये जाएगा साइटोक्रोम ए, यानी जो अगला जो कॉम्प्लेक्स है यानी 4th नंबर का जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा था, साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स में दोबारा से ये मूव आउट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और इसी बीच में मूव करने में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आए दोबारा से पंप्ड आउट हो रहे हैं, कहाँ पे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर, है ना। और अब इनर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर ये पंप आउट हो गए, कितने हो गए, टोटल हो गए यहाँ पे 10H प्लस। और जो इलेक्ट्रॉन था वो साइटोक्रोम सी, जो साइटोक्रोम A3 है वहां से पंप होके वहां से कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया ½ H2 पर, और ½ H2 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन पे पहुंच गया। अब नेक्स्ट चीज कि यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है ना। फिर उसके बाद में हमारा जो क्या क्या प्रेजेंट था मैट्रिक्स के अंदर, NAD, आप देखो क्या क्या है, NAD प्रेजेंट है, FAD प्रेजेंट है, और O2 प्रेजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन, और यहाँ पे H2 के अंदर इसका कन्वर्जन हो गया। अब 4 हाइड्रोजन आए, 4 हाइड्रोजन आयन थ्रू 2 हाइड्रोजन आयन, टोटल कितने हो गए, 10 हाइड्रोजन आयन ऊपर की साइड में। अब क्या हो गया कि यहाँ की जो pH है वो कैसी हो गई, डाउन हो गई, डिक्रीज हो गई, pH बहुत कम हो गई यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की वजह से। तो यहाँ पे जो फ्लूइड था उसके अंदर, जैसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड था उसके अंदर PMF यानी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड, इसके अंदर जैसे ही pH डाउन होती है वैसे ही यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन F0F1 पार्टिकल की हेल्प से शटल वर्क करती है, और शटल से के थ्रू से क्या होता है, यहाँ से जल्दी से रिलीज आउट हो जाते हैं, कहाँ पे, मैट्रिक्स के अंदर। और जैसे ही ये इसका फेस F1 पार्टिकल का घूमता है वैसे ही एक ATP का प्रोडक्शन हो जाता है। तो एक ATP के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, 2H प्लस की। अब ये देख लो 10 है, 10 से 10 हाइड्रोजन आयन कितने कितने ATP बनाएंगे, बनाएंगे 5 ATP, बिकॉज एक से यानी 2 हाइड्रोजन आयन से एक ATP बन रहा है, एंड में जाके कितने बने, 5 ATP। और बनने कितने चाहिए थे, वो भी 5 ही बनने चाहिए थे। किसके अंदर की बात कर रहे हैं अपन, हम बन रहे हैं, हम कर रहे हैं हार्ट, लीवर और किडनी की बात अभी, ठीक है। ये जो पूरा डायग्राम है हार्ट, लीवर, किडनी के केस में देख रहे हैं। तो देखो NADH है, NADH और NADH से कितने बनते थे, हमने जब पहले एक बार कैलकुलेशन की थी तो NADH से हमारे जो ATP बनते थे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ही बनते थे, और वो बनते थे कितने, 3 ATP इन द केस ऑफ, किसमें, हार्ट, लीवर और किडनी में। वहीं FADH से कितने बनते थे, 2 ATP बनते हैं, है ना। तो ये हमें रिमेंबर याद रखना है कि किस टाइप से ATP बनते हैं, ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल कैसे वर्क कर रही है, पूरी की पूरी वर्क कर रही है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बेसिस पर, ठीक है। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता क्या है, इतनी देर से हम चिल्ला रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी वही सेम चीज की ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी का, वैसे तो यहाँ पे रिडॉक्स पूरी रिएक्शन होती है, बट ऑक्सीडेशन हो रहा है ओवरऑल काउंट करें तो, और फिर बाद में क्या हो रहा है, ATP रिलीज आउट हो रहा है, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन द केस ऑफ क्या हो गई हमारी, क्या हमने पढ़ा कि जैसे हमारा ETS था, स्टार्ट कहाँ से हो गया, हमारा ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट हो गया। ग्लाइकोलिसिस कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म से हमारा लिंक रिएक्शन आया, लिंक रिएक्शन कहाँ पे आया, लिंक रिएक्शन ऑब्वियसली कहाँ पे आ गया, मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स से फिर बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर मैट्रिक्स से फर्दर क्या क्या किया कि हमारा क्रैब्स साइकिल आएगी, क्रैब्स साइकिल पूरी मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलती है। जो प्रोडक्ट्स होंगे FAD है, जो सारे प्रोडक्ट्स है वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो सारे मैट्रिक्स में देखने को मिलते हैं। वहीं साथ साथ क्या चलती रहती है, ETS चलती रहती है, और किसका प्रोडक्शन होता रहता है, ATP का, कहाँ पे, मैट्रिक्स के अंदर अगेन, ठीक है। ATP का प्रोडक्शन होता रहता है। अब पूरी साइकिल जो है, वैसे तो इसकी कैलकुलेशन अपन इजीली नहीं कर सकते, मतलब
फिर भी हमने एक तरीके से एक तरीका बना लिया है कि हम इसको कैलकुलेट कर लें कि कितनी एटीपी का प्रोडक्शन होता है एक ग्लूकोज से। तो ये हमने सिर्फ बनाया हुआ तरीका है, एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जाता है। ये कोई रियली ऐसा प्रूवन भी नहीं है कि इतने ही बनते होंगे, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट ग्लूकोज से जितने बनते हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वहाँ पे हम पढ़ेंगे शटल सिस्टम के बारे में और रेस्पिरेटरी पाथवे की पूरी कैलकुलेशन उसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। तो ओके, तब तक के लिए बाय। कोई भी डाउट हो आपको ईटीएस से रिलेटेड, क्रैब्स साइकिल से रिलेटेड, ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड, या फिर जो भी पढ़ा है अब तक, तो वो सारा हम कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ कि फर्दर लेक्चर के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे टोटल एटीपी की कितनी कैलकुलेशन, क्या क्या एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, वो सारा की सारा उसके अंदर देखेंगे। तो अगले लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखना। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।